हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ये टॉपिक आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से लिंक्ड है, इसके ऊपर आधारित है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके डेफिनेशन टर्म से क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अ डिस्क्रीट डिजिटल इमेज। अब जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा इससे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म का, उनको तो ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन टर्म समझने में दिक्कत आ रही होगी। उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब तो समझ में आ रहा होगा, एनालाइज मतलब भी समझ में आता है, डिस्क्रीट मतलब भी समझ में आता है और डिजिटल इमेज मतलब भी समझ में आता है, लेकिन वो फंसेंगे इस टर्म में, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं पता चलेगा जब तक आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख लेते। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से स्लोली और एग्जांपल के साथ समझाया कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक इमेज की होती क्या है, किसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, क्या काम में आती है और क्यों निकालते हैं हम उसे। उसके बाद इस पे आइएगा। और पिछले वीडियो से याद आया, अगर आप लोगों को कोई अपना आंसर को लंबा करना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर कुछ भी न्यूमेरिकल कुछ भी आता है लिखने के लिए, तो आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ आप लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं। अब पिछले वीडियो की बात अगर उठी ही है तो मैं उसमें एक टर्म और ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, जिसको कहते हैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। मैंने जितना कुछ समझाया उतना तो ठीक है, आप लोग लास्ट में एक इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं? हम लोगों के पास एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है। इमेज पे हम लोगों ने, ये स्पेशियल डोमेन में है, स्पेशियल डोमेन में इमेज है। स्पेशियल डोमेन इमेज पे हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, तो ये कन्वर्ट हो गया स्पेशियल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम लोगों को क्या पता चला? इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पते चल रहे। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो कि नंबर्स हैं, क्योंकि हम लोग नंबर्स पे ही काम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग का जब कन्वर्ट हो गया तो हम लोग अब इस पर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के न्यू इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यू इमेज जो हम लोग को चाहिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्म किया, और न्यू इमेज पे हम लोग इस पे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के इसको ओरिजिनल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगेन स्पेशियल डोमेन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इमेज हमारा हमेशा स्पेशियल डोमेन में होता है, इसीलिए हम लोग को इसको बाद में स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लोग को अपना आंसर लंबा करना है और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो भी आप लोग इस इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं। इसमें आप लोग को मार्क्स कटेगा नहीं, उल्टा एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोग को ये भी आता है। तो इसको जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। और आप लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे कि फोरियर में लगा सकता है, वैसे ही डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो ये थी पिछले वीडियो की बात। अब आते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या है कि ये डेफिनेशन टर्म तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो समझ लीजिए कि इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अ डिस्क्रीट डिजिटल इमेज। एक हमारे पास डिजिटल इमेज है डिस्क्रीट, हम लोग यहाँ कंटिन्यूस का काम नहीं करते, हम लोग डिस्क्रीट पे काम करते हैं। डिस्क्रीट मीन्स नॉन कंटिन्यूस इन नंबर्स, ठीक है। ये है कंटिन्यूस और ये है नॉन कंटिन्यूस या डिस्क्रीट। तो हम लोग इस पे काम करते हैं। डिजिटल इमेज, हमारा डिजिटल इमेज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। तो ये क्या होता है? डिजिटल इमेज को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के काम आता है। एनालाइज क्यों करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स? ताकि उस पर बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि उस पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। अब कहीं ना कहीं आप लोग ने अगर मेरे पहली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम लोग तो वही काम कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर किस टाइम किसको यूज़ करना है? तो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस पे यूज़ होता है और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन कंटिन्यूस। और हमारा जो एक इमेज होता है, इमेज हमेशा डिस्क्रीट होता है।
डिजिटल इमेज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डिजिटल इमेज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। तो डिस्क्रीट फॉर्म में होने के लिए हम लोग को हमेशा डीएफटी यूज़ करना पड़ता है, जो कि है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसको कब यूज़ करना है। तो और एक अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कब यूज़ करते हैं, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में। किस में यूज़ करते हैं, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस। अगर कोई आप लोग से पूछ ले कि दोनों तो सेम ही है, दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ता है, तो क्या डिफरेंस है। और एक मेन डिफरेंस ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं स्पेशियल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेशियल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम लोग को क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, यानी कि हम लोग को नंबर्स मिलते हैं, फिर उस नंबर्स पे हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग का ऑलरेडी हम लोग का इमेज जो है वो हम लोग के पास उसके नंबर्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग उस पर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म मीन्स नंबर्स फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूअस। तो ये बेनिफिशियल है और ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो अब आते हैं इसके स्टेप्स पे। पहला स्टेप्स क्या कहता है, कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। कन्वर्ट टू ग्रे स्केल, ग्रे स्केल का मतलब क्या है, ग्रे स्केल का मतलब है कोई भी कलर इमेज से कलर निकाल लेना। कलर इमेज से हम लोग उसकी कलर को निकाल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में। ब्लैक एंड वाइट इमेज को ही कहते हैं ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग एक कलरफुल इमेज को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसमें करेंगे पैडिंग। अब पैडिंग मतलब क्या होता है, पैडिंग हमेशा हम लोग को 2 to the power समथिंग में होती है, 2 to the power 8, 2 to the power 4, 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n में हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है जिसका साइज है 252 इंटू 254। अब इस पे हमको पैडिंग करना पड़ेगा ताकि इसको हम 2 to the power समथिंग, तो नियरेस्ट कौन सा अगर आप देखें तो 2 to the power 8 इज इक्वल टू होता है 256। तो आई थिंक नियरेस्ट यही है 256। तो इस पे हम लोग +4 पैडिंग करेंगे और इस पे +2 पैडिंग करेंगे ताकि ये 256 इंटू 256 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसलिए होता है पैडिंग। ठीक है, उम्मीद है पैडिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो आता है विंडोइंग। विंडोइंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, विंडोइंग मतलब से नाम से पता चला कि विंडो मतलब कि मान लीजिए ये जो इमेज है हमारी, इमेज में एक विंडो टाइप्स हम लोग लगा देते हैं ताकि हम लोग इमेज के बाहर के कंपोनेंट्स पे ध्यान ना दें। वो हमारे लिए एक बॉर्डर की तरह काम करती है विंडोइंग, कि हम लोग उसके बाहर के काम मीन्स बाहर की डिटेल्स को ना देखें और सिर्फ इमेज पे ही फोकस रहे। और ये इसलिए भी काम आता है ताकि हम लोग जो हमारे एजेस होते हैं, एजेस बहुत ही एब्रप्ट चेंजेस होते हैं एजेस में। एब्रप्ट मतलब कि सडन इंक्रीज, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एज है, मान लीजिए ये इमेज की एज है, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ब्लैक है। वाइट और ब्लैक तो दोनों ही ऑपोजिट है। वाइट मान लीजिए 0 है तो ब्लैक 100 है। तो ये हो गया एब्रप्ट चेंज, सडनली बहुत ज़्यादा चेंज। तो ये एब्रप्ट चेंजेस को कम करने के लिए यहाँ पर एक विंडो लगा देते हैं ताकि हम लोग उसके बाहर ना जाएं। तो इसलिए होता है विंडोइंग। इसको एग्जांपल के साथ मैं भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। विंडोइंग के बाद हम लोग डीएफटी अप्लाई कर देते हैं। डीएफटी का फॉर्मूला है जो आप लोग को पता चल जाएगा, रटना पड़ेगा। और डीएफटी अप्लाई करने के बाद हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो लगाना है लगा के उसको इन्वर्स डीएफटी लगा के बैक टू स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं एज अ डिस्क्रीट फॉर्म। तो ये थे इसके स्टेप्स। आप लोग एक एक कर इसको, इसमें आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा कि ऐसे अच्छे से कि क्या डेफिनेशन है क्या नहीं, यहाँ पर बस समझ लीजिए। अब ये एक 1D सिग्नल ऑफ लेंथ n का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। 1D सिग्नल यानी कि साउंड सिग्नल, और साउंड सिग्नल हमेशा एनालॉग होता है, तो ये मीन्स वैलिड नहीं है। ठीक है, 1D सिग्नल में हम लोग यूज़ नहीं करते डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऐसा नहीं है कि यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग जनरली करते नहीं है, प्रिफरेबल नहीं है। हम लोग हमेशा डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या किया कि 1D सिग्नल यानी कि साउंड सिग्नल, और साउंड सिग्नल हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है, क्योंकि साउंड कंटिन्यूस वेव फॉर्म में आती है और इमेज हम लोग की हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में रहती है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये जो आपने समझा अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझें। अब मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, बिग बॉक्स। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। बिग बॉक्स इक्वल टू इमेज, मतलब कि हम एक इमेज को एक
बॉक्स की नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा इमेज है, तो ये मान लीजिए हमारा एक इमेज है। यहाँ पर हम लोग इमेज को एक बॉक्स के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। आप लोग को बस जनरल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। और इमेज किससे बने होते हैं, सबको पता है, पिक्सल से बने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिक्सल की जगह बिल्डिंग ब्लॉक्स लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब मत भूलिएगा कि आप लोग को पता नहीं है, सबको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब। अगर नहीं पता है तो आप पहले गूगल कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए। तो यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को नेमिंग दे रहा हूँ, ठीक है। नेमिंग में दे रहा हूँ कलरफुल कुछ पेन से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर मैंने नंबर्स के तौर पे इसलिए लिखा क्योंकि हमारा डिस्क्रीट इमेज है, तो डिस्क्रीट इमेज में हम लोग को नंबर्स के फॉर्म में ही मिलते हैं, इसीलिए मैंने नंबर्स के फॉर्म में लिया। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, एक इन्फिनिटी है, यहाँ पर कुछ और इन्फिनिटी, यहाँ पर कुछ और, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इसके बाहर भी पिक्सल्स है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब हमारा आता है मेन काम। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई विंडो अराउंड बॉक्स। ये बॉक्स के बाहर हम लोग ने एक विंडो लगा दिया, ये मैंने लगा दिया एक विंडो, क्योंकि आप खुद सोचिए ये 5 है और ये इन्फिनिटी है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 5 में और इन्फिनिटी में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम विंडो नहीं लगाएंगे तो मान लीजिए एनालाइज करते समय समय मैं 5 के बाद इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो ये हमारे तरह से एक बॉर्डर का काम करता है ताकि हम लोग फुल फोकस्ड रहे। अब हमारे पास विंडो आ गया तो अब फुल फोकस्ड है इसी बॉक्स के ऊपर और बाहर में नहीं जाएंगे। तो ये हो गया अप्लाई विंडो अराउंड बॉक्स। अब करेंगे फाइंड पैटर्न। पैटर्न किसको कहते हैं, पैटर्न मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पैटर्न मतलब हो रहा है नंबर ऑफ सेम ब्लॉक्स टुगेदर, नंबर ऑफ सेम ब्लॉक्स टुगेदर। अब सेम ब्लॉक्स को डिनोट करने के लिए मैंने कलर यूज किया है, डिफरेंट कलर्स। सेम ब्लॉक्स यानी कि ऑरेंज ब्लॉक्स हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ सेम ब्लॉक्स टुगेदर, तो पैटर्न ये हो गया, यहाँ तक एक पैटर्न हो गया फॉलो 7 तक। फिर 8 से 10 तक एक पैटर्न है, 11 से 15 तक पैटर्न है, 16 से 20 तक एक पैटर्न है। हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 पैटर्न्स है। नेक्स्ट, गॉट द पैटर्न राइट द नंबर। हम लोग को पैटर्न मिल गया, अब हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ऑरेंज, एक ऑरेंज लेता हूँ, ऑरेंज का पैटर्न कितना है 7, ठीक है। उसके बाद पिंक है, पिंक का पैटर्न कितना है 3। ब्लू का पैटर्न कितना है, ब्लू का पैटर्न है 5। और लास्ट ये ब्लैक है, ब्लैक का पैटर्न कितना है, ब्लैक का पैटर्न भी है 5, ठीक है। लिख लिया, हमारे सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब सम नंबर आर बिग एंड सम नंबर आर स्मॉल। हाँ देखिए यहाँ पर 7 बड़ा है तो 3 स्मॉल है, 5 भी आप एवरेज या बड़ा ही मान सकते हैं, 7 बड़ा है 3 छोटा है, ठीक है। सम नंबर आर बिग एंड स्मॉल डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर ऑन ईच पैटर्न, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर ऑन ईच पैटर्न। नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने ब्लॉक्स है हमारे एक एक पैटर्न पे। ये जो 7 तक जो पैटर्न है ऑरेंज का, इसमें हमारे पास 7 ब्लॉक्स है, इसीलिए इसका नंबर बड़ा है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, यूज द नंबर टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग को एक नंबर मिल गया, हमारे पास एक डाटा है, अब हम लोग इस नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। अब इस नंबर पे हम लोग डीएफटी लगा सकते हैं। डीएफटी का फॉर्मूला है जो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा, या फिर आप लोग नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहां देख सकते हैं। तो इस नंबर्स पे अब हम लोग डीएफटी लगाएंगे, और मान लीजिए डीएफटी लगाने के बाद हमारा नंबर्स कुछ इस तरह से हो गया। 7 की जगह हमारे पास हो गया ये 10 हो गया, फिर आपका पिंक जो हो गया वो हो गया 8, फिर आपका जो ब्लू है वो हो गया 1, और जो ब्लैक है वो हो गया 3। ये मान लीजिए डीएफटी लगाने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग, ये हमारे पास एक आया, अब इस पे हम लोग इन्वर्स डीएफटी लगाएंगे, इन्वर्स डीएफटी। इन्वर्स डीएफटी लगाने से क्या होगा, ये बैक टू इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये इसी बॉक्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म विथ एग्जाम्पल। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही
मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत टाइम लगता है रिसर्च वगैरह करने में। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट की, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, जिसका टॉपिक होगा डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो थैंक यू एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट टाइम।